हेलो एवरीवन, प्रीवियस ईयर पेपर पीटी स्पेशल के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। ताम्र प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण क्या है? 1. वे पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्राओं में निर्मुक्त कर सकते हैं। 2. ताम्रमल या कॉपर स्लैग पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निक्षालन या लीचिंग का कारण बन सकता है। और 3. वे सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त कर सकते हैं। आपको दिए गए कूट का इस्तेमाल करके सही उत्तर चुनना है। ऑप्शंस है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2 और 3। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ताम्र या तांबा प्रगलन संयंत्र द्वारा ताम्र सांद्र से तांबा को अलग किया जाता है, जो कई सल्फाइड ऑक्सीकरण चरणों के माध्यम से होता है। इस प्रक्रिया में सल्फर ऑक्साइड प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त होता है। इसे गलाने की प्रक्रिया में लगातार काम करने वाली फ्लैश स्मेल्टिंग फर्नेक्स या FSF और बैचों में संचालित कई पियर्स स्मिथ कन्वर्टर्स शामिल हैं। इसके अंतर्गत ताम्रमल यानी कॉपर स्लैग प्रगलन प्रक्रिया में तांबे के निष्कर्षण से बना उप उत्पाद है। गलाने के दौरान अशुद्धियां स्लैग बन जाती हैं, जो पिघली हुई धातु पर तैरती हैं। ये पर्यावरण में भारी धातु के निक्षालन का कारण बन सकता है। इन भारी धातुओं में विशेष रूप से आर्सेनिक, कैडमियम और लेड की उच्च सांद्रता हो सकती है, इसलिए विकल्प भी सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भट्टी तेल या फर्नेस ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये तेल परिष्करणियों यानी रिफाइनरियों का एक उत्पाद है। कथन 2, कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा यानी पावर उत्पादन के लिए करते हैं। और कथन 3, इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। चलिए व्याख्या पर नजर डालते हैं। भट्टी तेल या फर्नेस ऑयल तेल परिष्करणियों यानी रिफाइनरियों का एक उत्पाद है। उद्योगों में ऊर्जा के स्रोत के रूप में इन ईंधनों का उपयोग किया जाता है। बड़े जनरेटरों और स्टील उद्योग में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। जब इन्हें गलाया जाता है तो पर्यावरण में भारी मात्रा में सल्फर यानी गंधक का उत्सर्जन होता है, जो हवा को जहरीला बनाता है। फर्नेस तेल में सल्फर का स्तर 20,000 ppm तक होता है, इसलिए विकल्प डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लू कार्बन क्या है? ए महासागर और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रगृहित कार्बन, बी वन जैव मात्रा या बायोमास और कृषि मृदा में प्रच्छादित कार्बन, सी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में अंतर्विष्ट कार्बन या फिर डी वायुमंडल में विद्यमान कार्बन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महासागर और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रगृहित कार्बन। समुद्री एवं तटीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा अवशोषित किए जाने वाले कार्बन को नीले कार्बन या ब्लू कार्बन की संज्ञा दी जाती है। यह अवशोषण जीव भार और अवसाद के रूप में मैंग्रोव, दलदली क्षेत्रों, समुद्री घास तथा शैवालों द्वारा किया जाता है। महासागरों की कार्बन अवशोषण क्षमता भूमि पर स्थित पारितंत्र के मुकाबले 5 गुना अधिक होती है। महासागर एक महत्वपूर्ण कार्बन सिंक यानी ब्लू कार्बन के रूप में है और जलवायु परिवर्तन को कम करने में ये मददगार हो सकते हैं, अतः विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का या किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? फर्न, लाइकेन, मॉस या छत्रक यानी मशरूम। यहाँ दिए गए कूट का इस्तेमाल करके आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शंस है ए केवल 1 और 4, बी केवल 2, सी 2 और 3 या फिर डी 1, 3 और 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2 और 3। चलिए व्याख्या देखते हैं। लाइकेन समेत मॉस ऐसे सजीव हैं जो चट्टानों पर उगते हैं। इस प्रकार इनकी मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की संभावना है। इनका पारिस्थितिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। इन्होंने चट्टानों को अपघटित किया और अन्य उच्च कोटि के पौधों को उगने के अनुरूप बनाया। चूंकि मॉस मिट्टी पर एक सघन परत बना देते हैं, इसलिए वर्षा की बौछारें मिट्टी को अधिक नुकसान नहीं पहुंचा पाती और इस प्रकार ये मृदा अपक्षरण को रोकते हैं। वहीं लाइकेन एक मिश्रित जीव है, जिसमें 2 अलग अलग जीवों, एक कवक और एक शैवाल के बीच पारस्परिक कल्याणकारी सहजीविता होती है। लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगता है, अर्थात ये प्रदूषण के अच्छे संकेतक होते हैं। मशरूम मिट्टी में लटों तथा वृक्षों के ठूंठों पर और सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? कांग्रेस घास, एलिफेंट घास, लेमन घास या फिर नट घास। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लेमन घास। कांग्रेस घास मूल रूप से अमेरिका, मेक्सिको तथा वेस्ट इंडीज क्षेत्र में पाई जाती है। भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका में यह आक्रमणकारी प्रजाति के रूप में पाई जाती है। ये मच्छरों की शरण स्थली है। ये पशुओं में त्वचा संबंधी समस्याओं एवं मनुष्य में श्वसन संबंधी समस्याओं हेतु उत्तरदायी है। एलिफेंट घास को नेपियर घास तथा युगांडा घास के नाम से भी जाना जाता है। ये मूलतः अफ्रीका में पाई जाती है। इसका उपयोग फसलों में लगने वाले कीड़ों को नष्ट करने में किया जाता है।
वहीं लेमन घास में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है जो प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है। इसमें सिट्रोनेला नामक तेल पाया जाता है जिसकी तेज सुगंध के कारण इसका प्रयोग मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है। अतः विकल्प सी सही है। इसके अलावा नट घास को मोथा के नाम से भी जाना जाता है। ये खेतों के लिए सर्वाधिक खराब खरपतवार के लिए जानी जाती है जो फसलों की बर्बादी के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। हालांकि इसके औषधीय गुणों के कारण इसका प्रयोग रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट सवाल, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। कॉपीपोड, साइनोबैक्टीरिया, डायटम और फोरामिनिफेरा। आपको बताना है कि इनमें से कौन से जीव महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पादक हैं। ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 3 और 4 या फिर डी 1 और 4। सही जवाब है ऑप्शन बी 2 और 3। हरे पेड़ पौधे कुछ खास जीवाणु या शैवाल जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं स्वपोषी अथवा प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में पादप प्लवक प्रमुख उत्पादक होते हैं और इसमें साइनोबैक्टीरिया यानी नील हरित शैवाल एवं डायटम क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वहीं कॉपीपोड तथा फोरामिनिफेरा उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, इसलिए विकल्प भी सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। 1 जाहक हेजहॉग, 2 शैलमूषक यानी मार्मोट और 3 वज्रशल्क यानी पेंगोलिन। आपको बताना है कि इनमें से कौन से जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुभेद्य अंगों की रक्षा करता है या करते हैं। ए 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3 या फिर डी 1 और 3। तो आंसर है ऑप्शन डी 1 और 3। जाहक यानी हेजहॉग और वज्रशल्क यानी पेंगोलिन ऐसे जीव हैं जो परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपनी रक्षा करते हैं। हेजहॉग एक छोटा स्तनपायी है और पेंगोलिन पृथ्वी पर पाया जाने वाला एकमात्र सशल्क स्तनपायी जीव है। विश्व में पाई जाने वाली पेंगोलिन की 8 प्रजातियों में से 2 चीनी पेंगोलिन तथा इंडियन पेंगोलिन भारत में पाई जाती हैं। ये अधिकतर पूर्वोत्तर भारत में देखी जा सकती हैं। वहीं शैलमूषक यानी मार्मोट गिलहरी परिवार के सबसे भारी सदस्य हैं जो गर्मियों के दौरान सक्रिय होते हैं, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला सवाल, तंत्रिका अपभ्रास यानी न्यूरोडिजेनरेटिव समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषकों के रूप में निम्नलिखित में से किन से उत्पन्न होते हैं। 1 मोटर गाड़ी के ब्रेक, 2 मोटर गाड़ी के इंजन, 3 घरों में प्रयोग होने वाले माइक्रोवेव स्टोव, 4 बिजली संयंत्र और 5 टेलीफोन लाइन। यहाँ दिए गए कोड का इस्तेमाल करके आपको सही उत्तर चुनना है। ए केवल 1, 2, 3 और 5, बी केवल 1, 2 और 4, सी केवल 3, 4 और 5 या फिर डी 1, 2, 3, 4 और 5। सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 और 5। व्याख्या देख लेते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा मानव मस्तिष्क के ऊतकों में वायु प्रदूषण से संबंधित मैग्नेटाइट या आयरन ऑक्साइड के नैनोकण देखे गए हैं और शोधकर्ताओं का मानना है कि वे मनोभ्रंश, अल्जाइमर और मिर्गी जैसे तंत्रिका अपभ्रास यानी न्यूरोडिजेनरेटिव विकारों के कारणों में से एक हैं। शोधकर्ताओं ने मस्तिष्क के ऊतकों में निकल, कोबाल्ट और प्लैटिनम जैसी धातु के नैनोकणों को भी देखा जो बाहरी स्रोत की ओर संकेत करते हैं। ध्यातव्य है कि मैग्नेटाइट एक प्रबल चुंबकीय लौह खनिज है। गोलाकार नैनोमैग्नेटाइट की रेडॉक्स गतिविधि और सरफेस चार्ज इसे न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारी के कारणों से जोड़ता है। ऐसे मैग्नेटाइट कण प्रमुख रूप से उच्च तापमान पर जीवाश्म ईंधन वाले दहन स्रोत, बिजली स्टेशन, टेलीफोन लाइन, निर्माण प्रक्रिया, वाहन इंजन या विशेष रूप से डीजल और घरों में प्रयोग होने वाला माइक्रोवेव स्टोव आदि से प्रदूषकों के रूप में उत्पन्न होते हैं। ऐसा प्रदूषण वाहनों के ब्रेक के घर्षण से भी हो सकता है, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी या फिल्टर फीडर है। ए अष्टलकमीन यानी कैटफिश, बी अष्टभुज यानी ऑक्टोपस, सी सीप यानी ऑयस्टर या फिर डी हवासिल यानी पेलिकन। तो आंसर है ऑप्शन सी सीप यानी ऑयस्टर। फिल्टर फीडर ऐसे जीव हैं जैसे बड़ी सीपी या बेलन व्हेल जो अपने शरीर के कुछ हिस्से से गुजरने वाले पानी की धारा से कार्बनिक पदार्थ या सूक्ष्म जीवों को छानकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सीप यानी ऑयस्टर प्राकृतिक फिल्टर फीडर हैं। इसका अर्थ है कि वे अपने गलफड़ों के माध्यम से पानी पंप करके भोजन के कणों के साथ साथ पोषक तत्वों, निलंबित तलछट और रासायनिक संदूषकों को प्रग्रहित कर भोजन करते हैं। ये जल को साफ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किस में चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है। कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र या फिर सल्फर चक्र। सही आंसर है ऑप्शन सी फास्फोरस चक्र। फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार चट्टानों में है जो कि फास्फेट के रूप में फास्फोरस को संचित किए हुए है। फास्फोरस चक्र के अंतर्गत जब चट्टानों का क्षय होता है तो थोड़ी मात्रा में ये फास्फेट भूमि पर जल में घुल जाते हैं और उन्हें पादपों की जड़ द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। शाकाहारी और अन्य जानवर इन तत्वों को पादपों से ग्रहण करते हैं।
कचरा उत्पादों एवं मृत जीवों को फास्फोरस विलेयक जीवाणुओं द्वारा अपघटित करने पर फास्फोरस मुक्त होता है। कार्बन चक्र की भांति पर्यावरण में फास्फोरस को श्वसन द्वारा अवमुक्त नहीं किया जाता है, इसलिए विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जीव अपरदाहारी यानी डेट्राइटिवोर हैं? 1 केचुआ, 2 जेलीफिश, 3 सहस्त्रपादी यानी मिलीपीड, 4 समुद्री घोड़ा यानी सी हॉर्स और 5 काष्ठयूका यानी वुडलाइस। यहाँ दिए गए कोड का इस्तेमाल करके आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1, 2 और 4, बी केवल 2, 3, 4 और 5, सी केवल 1, 3 और 5 या फिर डी 1, 2, 3, 4 और 5। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 5। अपरदहारी या डिट्राइटिवोर ऐसे जीव हैं जो मृत या सड़ने वाले पौधों या जानवरों को भोजन के रूप में खाते हैं। इनमें सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया और बड़े जीव जैसे कवक, केचुआ, कीड़े, सहस्त्रपादी यानी मिलीपीड्स और कुछ क्रस्टेशियन जैसे काष्ठयूका यानी वुडलाइस शामिल हैं, इसलिए विकल्प सी सही है। आगे बढ़ते हैं। यूएनईपी द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मीट्रिक को किस लिए विकसित किया गया है? ए, संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए, बी, कार्बन उत्सर्जन व्यापार में विश्व भर की वाणिज्यिक कृषि संस्थाओं के प्रवेश हेतु अधिकार देने के लिए, सी, सरकारों को अपने देशों द्वारा किए गए समग्र कार्बन पदचिह्न के आकलन हेतु अधिकार देने के लिए, या फिर डी, किसी इकाई समय यानी यूनिट टाइम में विश्व में जीवाश्मी ईंधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले समग्र कार्बन पदचिह्न के आकलन के लिए। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मीट्रिक को संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न को आकलित करने के लिए विकसित किया गया है। ये दुनिया भर की इमारतों से उत्सर्जन का लगातार मूल्यांकन और तुलना करने एवं सुधारों को मापने की अनुमति प्रदान करता है। इमारतों से लगातार मापने योग्य, रिपोर्ट करने योग्य और सत्यापन योग्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए इनकी आवश्यकता होती है। इन मैट्रिक्स को अलग अलग इमारतों या इमारतों के समूहों में ऊर्जा के उपयोग को मापने के लिए लागू किया जा सकता है, अतः विकल्प ही सही है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित समूहों में से किन में ऐसी जातियां होती हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती हैं? नाइडेरिया, कवक या फंजाई और आदि जंतु या प्रोटोजोआ। दिए गए कोड का इस्तेमाल करके आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। तो आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। सहजीवी संबंध यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दो प्राणियों में परस्पर लाभजनक आंतरिक साझेदारी है। ये सहभागिता दो पौधों या दो जंतुओं के बीच या पौधे और जंतु के पारस्परिक संबंध में हो सकती है। अधिकांश कवक या फंजाई पर पोषित होते हैं। ये शैवाल तथा लाइकेन के साथ एवं उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर भी रह सकते हैं। ऐसे कवक सहजीवी कहलाते हैं। नाइडेरिया, जिसे सिलेंटरेटा भी कहा जाता है, इनमें मूंगा, हाइड्रा, जेलीफिश, समुद्री एनीमोन आदि शामिल हैं। नाइडेरिया और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध पाया जाता है। साथ ही दीमक का प्रोटोजोआ के साथ सहजीवी संबंध होता है, जो इस कीट की आंत में रहते हैं। दीमक अपना भोजन सेल्यूलोज के रूप में प्राप्त करते हैं, जिसे पचाए पाने की क्षमता इनमें नहीं होती। प्रोटोजोआ के भीतर सेल्यूलोज को पचाने की क्षमता से दीमक को लाभ होता है, इसलिए कथन डी सही है। अगला और अंतिम सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि यानी यूएनसीडीएफ और आर्बर डे फाउंडेशन ने हाल ही में हैदराबाद को विश्व के 2020 वृक्ष नगर की मान्यता प्रदान की है। कथन 2, शहरी वनों को बढ़ाने और संपोषित करने के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए हैदराबाद का 1 वर्ष के लिए इस मान्यता हेतु चयन किया गया है। आपको बताना है कि इन कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है किंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। या फिर डी, कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। चलिए व्याख्या पर नजर डालते हैं। हैदराबाद भारत का वो एकमात्र शहर है जिसे आर्बर डे फाउंडेशन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO द्वारा 1 वर्ष के लिए 2020 विश्व के वृक्ष नगर के रूप में मान्यता दी गई है। हैदराबाद को 63 देशों के 119 अन्य शहरों के साथ ही मान्यता प्रदान की गई है। स्वस्थ और खुशहाल नगरों के निर्माण में नगरीय वनों को बढ़ाने और संपोषित करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए इन्हें वृक्ष नगर की मान्यता दी गई है। ध्यातव्य है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम इस सूची में अधिकतम नगरों वाले देश हैं, जिनमें क्रमशः 38, 15 और 11 नगर हैं, इसलिए कथन डी सही है। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।